ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी 20 अगस्त को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सरल शब्दों में कर रहे हैं, 10-10, 15-15 मिनट में एक एक नंबर को कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में बात की लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में, जो सोशियो कल्चरल थ्योरी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई, और उसमें 4 कॉन्सेप्ट दिए गए। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने लेव वाइगोत्स्की से संबंधित जो भी परिचय था, उनके सिद्धांत का जो 3 तत्व थे, समाज, भाषा और संस्कृति, उन पर चर्चा कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम लोग चल रहे हैं पार्ट 2 को पढ़ने, और लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो 4 कॉन्सेप्ट दिया गया उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा था जेडपीडी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? जेडपीडी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? एमकेओ। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट था उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। उसे हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। और जो चौथा था उसे हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, या इसी को हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए, जो जेडपीडी है उसे हम संभावित विकास क्षेत्र या निकटतम विकास क्षेत्र कहते हैं। संभावित विकास क्षेत्र या निकटतम विकास क्षेत्र कहते हैं। और क्या इसके अन्य नाम हैं? अभी एक एक टॉपिक को पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं। ये है मोर नॉलेजेबल अदर्स, है ना? मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। इसके फोल्डिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पाड़ कहते हैं। इसे हम मचान कहते हैं। इसे हम ढांचा कहते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। सेल्फ रेगुलेशन को हम हिंदी में स्वनियमन कहते हैं, और इसे जिस सेकंड भाषा में हम, मतलब सेकंड नेम इसका जो है वो प्राइवेट स्पीच है, और प्राइवेट स्पीच की जो हिंदी होती है वो व्यक्तिगत भाषा कही जाती है। आइए इन चारों कॉन्सेप्ट को समझते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि जेडपीडी क्या है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि जेडपीडी क्या है। ठीक है, आपसे चर्चा करेंगे सबसे पहले कि जेडपीडी क्या है। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे हम 3 नामों से जानते हैं, वो 3 नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहला जो है उसे हम निकटतम विकास क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, निकटतम विकास क्षेत्र कहते हैं। जो दूसरा नाम है उसे हम संभावित विकास क्षेत्र कहते हैं, संभावित विकास क्षेत्र। और जो तीसरा नाम है उसे हम समीपस्थ, चाहे आप निकटतम कह लीजिए चाहे समीपस्थ कह लीजिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सावधान रहें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो आसान है। एक नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम जेडपीडी कहते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या। मान लीजिए, देखो इसमें आपको बहुत व्यवहारिक तरीके से समझना है, तभी आप समझ पाओगे, वरना किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक चीज समझिए कि जो भी बच्चे होते हैं उनकी कार्य करने की एक अपनी क्षमता होती है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की कार्य करने की अपनी एक शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता होती है। क्या इस बात से आप एग्री हैं कि प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक मनुष्य की अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता होती है? एक बात तो ये हो गई। और एक बात ये है कि अगर उन बच्चों को सहायता दे दी जाए तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है। सपोज दैट अगर कोई बच्चा अपनी मदद से मैथ के पेपर में, अपनी मदद से मैथ के पेपर में कितने नंबर लाता है? ओहो, इसको क्या हो रहा है? ठीक है, मैथ के पेपर में कितने नंबर लाता है? 70 नंबर लाता है। ठीक है, मैथ के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में 70 नंबर लाता है, बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी कोचिंग के। रिजल्ट आया,
तो उसके घर वालों ने कहा कि अगर तुमको मैं ट्यूशन पढ़वा देता, अगर मैं तुमको कोचिंग भेज देता तो तुम्हारे 90 नंबर बहुत आराम से आ सकते थे, है ना। इसका मतलब जो 70 नंबर है वो उसका स्वयं की क्षमता है, शारीरिक मानसिक दोनों कह सकते हैं आप। लेकिन अगर उसे मदद दी जाती तो उसका जो 20 नंबर एक्स्ट्रा है वो भी वो प्राप्त कर सकता था। ठीक है, यही 20 नंबर क्या कहलाता है, जेडपीटी। आइए इसे ऐसे चित्र के द्वारा समझते हैं कि यदि किसी बच्चे से हम कह दें कि बेटा तुम जमीन पे खड़े होकर के एक लाइन खींचो, मार्कर ले लो, वो मार्कर लिया और यहाँ तक एक लाइन खींचा, फिर उसे मैंने अपनी गोद में उठाया, हमने कहा अब लाइन खींचो, अब वो लाइन इतनी बड़ी खींचता है। ठीक है, देखो अपनी क्षमता से उसने इतना काम किया, है ना। कितना काम किया, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये जो है ये मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर की लाइन है। अब देखिए कि अपनी क्षमता से उसने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची और हमारी मदद से उसने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची। जेडपीडी क्या हो जाएगा, दूसरों की मदद से किया गया कार्य माइनस स्वयं की मदद से, मतलब स्वयं की क्षमता से किया गया कार्य। दूसरों की मदद से कितना किया है, 8 सेंटीमीटर, अपनी मदद से कितना किया है, 3 सेंटीमीटर। जेडपीडी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। लेओ वाइगोत्स्की यही समझाना चाहते हैं कि बच्चे अगर स्वयं से, देखो जीन पियाजे के अपोजिट थे, लेओ वाइगोत्स्की जीन पियाजे का विरोध कर रहे थे। जीन पियाजे पहले ही कह चुके थे कि प्रत्येक बच्चा स्वयं से सीखता है, तो अब जेडपीडी जीन पियाजे के विरोध में आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, तो अपोजिट बात करेगा। अपोजिट बात कैसे कर रहा है, लेव वाइगोत्स्की यही कह रहे हैं कि बच्चा अगर स्वयं की क्षमता से उसे छोड़ दिया जाए कि जाओ तुम अपने हिसाब से सीखो, तो वो केवल इतना विकास कर सकता है। लेकिन अगर उसे दूसरों के द्वारा, उसके बड़ों के द्वारा, उसके टीचरों के द्वारा मदद दी जाए तो उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और जितनी कार्य क्षमता बढ़ेगी उसी को हम क्या कहते हैं, संभावित विकास क्षेत्र, मतलब इतनी संभावना और है कि वो विकसित हो सकता है। बात क्लियर है। तो जेडपीडी क्या है सर, बच्चे की कार्य क्षमता में दूसरों की मदद से जितनी वृद्धि की जाती है उसी को जेडपीडी कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, दूसरे की मदद से कितना उसने नंबर पाया, कितना पा सकता था, पाया नहीं, दूसरे की मदद से कितना नंबर वो पा सकता था और स्वयं से कितना नंबर पाया, दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी। एक लाइन की बात आप समझिए कि जेडपीडी में मदद देने की बात कही जाती है, वास्तविक रूप से मदद दी नहीं जाती है। याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे की अपनी कार्य क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, लेकिन अगर उसे मदद दी जाए तो उसकी कार्य क्षमता, शारीरिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेव वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बात आप ध्यान रखना कि इसमें मदद दी नहीं जाती है, बल्कि मदद देने की बात कही जाती है कि अगर मैं ऐसा करता तो तुम और ज्यादा नंबर ले आ सकते थे, इस टाइप से। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, MKO। आज का लेव वाइगोत्स्की का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, मतलब आप अपने बच्चे को उसी से सीखने के लिए भेजिए जो उससे ज्यादा जानकार हो, है ना। मतलब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सीखने वाला कमजोर होना चाहिए और सिखाने वाला मजबूत होना चाहिए, तभी ज्ञान अधिगम बच्चे की ओर आएगा। अदरवाइज अगर टीचर ही कमजोर है बच्चे से ज्यादा तो फिर अधिगम प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, ये सीधा सीधा एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने बच्चे को उसी से सिखाने के लिए भेजिए, उसी के पास पढ़ने के लिए भेजिए जो आपसे और आपके बच्चे से ज़्यादा जानकार हो, ताकि वो आपके बच्चों को सही सिखा सके। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर्स, दूसरों से अधिक जानकार, है ना, दूसरों से अधिक जानकार व्यक्ति ही कुछ सिखा पाता है। आइए तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये MKO बहुत कम पूछा जाता है, ZPD पूछा जाता है आपसे, फुल फॉर्म पूछा जाता है, हिंदी में पूरा नाम उसका पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, और इसे हम हिंदी में कहते हैं ढांचा, इसे हम कहते हैं मचान, इसे हम कहते हैं पाड़। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि उनके लिए साइकोलॉजी में बहुत कठिन कठिन शब्द दिए गए हैं। इसके फोल्डिंग क्या है, ZPD और इसके फोल्डिंग में अंतर क्या है? सर कोई अंतर नहीं है, बस एक बात का अंतर है कि उसमें ZPD में बच्चों को मदद देने की बात कही जाती है, जबकि इसके फोल्डिंग में वास्तविक रूप से मदद दी जाती है। ठीक है, जैसे इसके फोल्डिंग में वास्तविक मदद दी जाती है, बच्चों को क्रिया के दौरान वास्तविक मदद दी जाती है। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे होंगे, तो आपके पापा, आपका बड़ा भाई, घर का कोई भी एक मेंबर, आपका दोस्त यार कोई भी पीछे से कैरियल को पकड़ा था, तब आप साइकिल चला रहे थे। ये किसका उदाहरण है? ये ZPD का उदाहरण नहीं है, ये इसके फोल्डिंग का उदाहरण है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जब हम अपने घर को बनता, कभी आपने देखा होगा, दीवारें तो आराम से बन जाती हैं, लेकिन जब छत की ढलाई होती है तो नीचे से लकड़ियों का सहारा दिया जाता है, क्योंकि वो जो छत है उस समय कच्ची होती है और डायरेक्ट ऐसे नहीं टिक सकती है। अब लकड़ियों के सहारे से उसे पकाया जाता है, और जब वो पक जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो लकड़ियों का जो पाड़ होता है, मचान होता है, जो ढांचा होता है, उसे हम हटा लेते हैं और छत हमारी बड़ी मजबूती से टिकी रहती है। उसी प्रकार शैशवावस्था में बच्चों को मदद दी जाती है, क्योंकि वो कच्चे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, और जब वो परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं तो उस सहायता को हटा लिया जाता है। आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने बचपन में आपको अपनी उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया होगा। जिस दिन आप चलना सीख गए होंगे, उस दिन उंगलियां ऐसे धीरे से हटा लिए होंगे। मतलब किसी क्रिया के दौरान वास्तविक रूप से जो मदद दी जाती है, उसी को हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं कि स्कूल में एक स्टेज पे, सीमा क्लास 5th में पढ़ती है, एक स्टेज पे डांस कर रही है, उसके माता पिता सामने बैठे हैं और वो बार बार उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, इस तरीके से बहुत अच्छा क्लैपिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये भी क्या है? इसके फोल्डिंग का ही उदाहरण है, क्योंकि किसी क्रिया के दौरान वो डांस कर रही है और आप वास्तविक रूप से उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, है ना। एक प्रश्न और आया कि एक टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं और उसी क्वेश्चन पूछने के दौरान हाँ हाँ, क्या, क्यों, कैसे जैसे वर्ड यूज करते हैं, तो इसे ZPD कहेंगे कि इसके फोल्डिंग कहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि क्या, क्यों, कैसे जैसे वर्ड को यूज करना आंसर बताते समय बच्चों के, वो कहीं ना कहीं बच्चों को मदद ही प्रदान करता है। तो जहां कहीं वास्तविक मदद किसी क्रिया के दौरान दी जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? इसके फोल्डिंग कहेंगे, ढांचा कहेंगे, मचान कहेंगे, पाड़ कहेंगे। एक चीज ध्यान रखना, ZPD और इसके फोल्डिंग में क्या अंतर है? ZPD में बात कही जाती है मदद देने की, लेकिन मदद दी नहीं जाती है। ठीक है, यहां वास्तविक रूप से मदद दी जाती है किसी क्रिया के दौरान। 2-4 उदाहरण हमने आपको दिए। अब आइए आते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो लेव वाइगोस्की ने प्रस्तुत किया। जो चौथा कॉन्सेप्ट है, उसको लेव वाइगोस्की ने बताया कि इसे हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम है जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। हिंदी में इसे हम स्वनियमन कहते हैं, स्वनियमन कहते हैं, और इसे हम व्यक्तिगत भाषा कहते हैं।
इसे हम व्यक्तिगत भाषा कहते हैं। आइए समझते हैं कि स्वनियमन या व्यक्तिगत भाषा क्या है ना। बहुत व्यवहारिक है, अगर आप समझना चाहेंगे तो 1 मिनट में समझ जाएंगे। सपोज दैट आपकी मम्मी या नानी के यहाँ चली गई हूँ और आप घर का जो काम है वो स्वयं से कर रहे हो, और स्कूल से गए, आपने बैग फेंका, थर्मस फेंका, ड्रेस इधर उधर फेंकी और तुरंत गए चाय बनाने लगे अपने लिए या चाउमीन बनाने लगे, और चाउमीन बनाते समय ही तुम बड़बड़ा रहे हो, है ना। बड़बड़ाना समझते हो क्या होता है? बड़बड़ा रहे हो, अरे यार कैसे मम्मी चली जाती हैं बिना बताए, उस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, फिर भी तुम अपने आप से बात कर रहे हो कि मम्मी क्यों चली जाती हैं नानी के यहाँ। अब बताओ, मैं अपने से चाउमीन बना के खा रहा हूँ, अपने से चाय बना के पी रहा हूँ। इस तरीके से जब कोई कठिन कार्य करते समय बच्चा स्वयं से बात करता हो, उसके आसपास कोई ना हो, तो इसी भाषा को जो लेओ वाइगोत्स्की हैं वो क्या कह रहे हैं? स्वनियमन। बच्चे के द्वारा, देखो भाषा का प्रयोग बच्चा 2 लोगों से करता है। एक तो समाज में करता है लोगों से जुड़ने के लिए, कि आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाषा का एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, और एक बच्चा स्वयं से बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, स्वयं से बात करने के लिए भी भाषा का प्रयोग करता है। जिस भाषा का प्रयोग वो स्वयं से बात करने के लिए करता है उसी को हम सेल्फ रेगुलेशन या उसी को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, उसी को हम सेल्फ रेगुलेशन या उसी को प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत भाषा कहते हैं। सीमा क्लास 4th में पढ़ती है, 5th में पढ़ती है, आज अपने ड्रेस में स्वयं से प्रेस कर रही थी, है ना, और प्रेस कर नहीं पा रही थी और बार बार बोल रही थी कि लगता है आज मैं स्कूल की लेट हो जाऊंगी प्रेस करने के चक्कर में। ये जो उसने सेंटेंस बोला, कोई वहां पे था नहीं, अपने आप से बोला, अपने लिए बोला। इस भाषा को, इस सेंटेंस को हम व्यक्तिगत भाषा या इसे हम सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन कहते हैं। आई होप ये चारों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ZPD, MKO, और तीसरा इसके फोल्डिंग जिसमें वास्तविक मदद दी जाती है, और चौथा जो है उसे हम सेल्फ रेगुलेशन या स्वनियमन कहते हैं। कुछ और बातें हम आपको बताना चाहते हैं, इसको हटा दें, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निश्चित रूप से 2 नंबर आपका फिक्स मैं कर रहा हूं। जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे उस दिन आप इस क्लास को मिला लीजिएगा अपने पेपर से कि जो हमने पढ़ाया है वही आया है कि नहीं। ठीक है, आइए 2 बातें आपसे नोट पॉइंट के रूप में करते हैं। 2 बातें आपसे हम नोट पॉइंट के रूप में करते हैं। क्या है नोट पॉइंट? एक तरफ कौन है? जीन पियाजे, और एक तरफ कौन है? वाइगोत्स्की। एक तरफ है जीन पियाजे और एक तरफ है वाइगोत्स्की। ठीक है भैया, जीन पियाजे अपने सिद्धांत का नाम क्या रख रहा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और ये क्या नाम रख रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। दोनों लोगों का टॉपिक क्या है? मानसिक पक्ष का अध्ययन, मानसिक पक्ष का अध्ययन। इट मीन्स बुद्धि कैसे बढ़ती है इस बात को पता कर रहे हैं दोनों मनोवैज्ञानिक, लेकिन अलग अलग नामों से। इन्होंने क्या नाम रखा? इन्होंने नाम रखा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने क्या नाम रखा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जबकि दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो बुद्धि का विकास ही है, बौद्धिक विकास ही है। ठीक है, और क्या अंतर है सर दोनों में? मेन अंतर हम आपको बताते हैं। मेन अंतर यह है कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने ये कहा कि पहले बच्चे के मन में विचार आता है, फिर वो किसका प्रयोग करता है? उस विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले बच्चा भाषा विकसित करता है, फिर अपने विचारों को व्यक्त करता है। बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। विचार को पहले कौन रखता है? जीन पियाजे। भाषा को किस पे रखते हैं? 2nd नंबर पे।
जबकि लेव वाइगोत्स्की भाषा को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं कि पहले बच्चा अपने अंदर भाषा विकसित करता है, फिर अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है। तो एक ये अंतर हुआ जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में, ठीक है। एक ये अंतर हुआ जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में। और आप समझिए, इन्हें केवल रचनावादी माना जाता है, ठीक है। संरचनावादी या रचनावादी माना जाता है। इन्हें सामाजिक संरचनावादी माना जाता है। इन्हें सामाजिक संरचनावादी या रचनावादी माना जाता है, क्योंकि ये कह रहे हैं बच्चे अपने अंदर ज्ञान की रचना समाज में रहकर करते हैं, और ये कह रहे हैं बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं से कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें कंस्ट्रक्टिव और इन्हें सोशियो कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जीन पियाजे को कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिस्ट और इन्हें सोशियो कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ये भी पूछा गया। अब विवाद जो है वो मेन है भाषा का, ठीक है। अब एक आपको अंतर और बताएंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे। देखिए, जो मेन अंतर है, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जिस भाषा का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं। ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। आत्म केंद्रित भाषा इसे हम कहते हैं। ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? आत्म केंद्रित भाषा। वही बात है, प्रोसेस वही है, नाम अलग अलग। किसी कठिन कार्य को करते समय जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा स्वयं से बात करे तो जीन पियाजे के अनुसार वो क्या कहलाएगा? ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज, आत्म केंद्रित भाषा। लेकिन अगर कोई बच्चा कठिन कार्य कर रहा है और स्वयं से बात कर रहा है तो वाइगोत्स्की के अनुसार उसे हम स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, जो अभी आपने इससे पहले पढ़ा है ना। उसे हम क्या कहते हैं? ओह, सही हो जाओ, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, या उसी को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। काम वही है, बच्चा स्वयं से बात कर रहा है, स्वयं से बात करने को जीन पियाजे क्या कह रहे हैं? ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज, आत्म केंद्रित भाषा। लेकिन लेव वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं? प्राइवेट स्पीच या सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन या व्यक्तिगत भाषा कह रहे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, यदि कोई बच्चा कठिन कार्य के दौरान स्वयं से बातें करता है, भाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, तो जीन पियाजे के अनुसार इसे क्या कहेंगे? तो जीन पियाजे के अनुसार इसे ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहेंगे, आत्मकेंद्रित भाषा। और इसी जब कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय स्वयं से बात करे, भाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग अपने लिए, स्वयं के लिए करे, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसे क्या कहेंगे? सेल्फ रेगुलेशन या प्राइवेट स्पीच। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अंतिम में हमने आपको डिफरेंस करके पढ़ाया, मतलब कंपैरेटिव स्टडी कराई जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की, ताकि जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में वो गलत ना होने पाए। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं वो क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से साइकोलॉजी के जो जरूरी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक हैं उसको हम आपको पढ़ाएंगे। 2-2 नंबर, 1-1 नंबर की प्रत्येक क्लास होगी। इस तरीके से आप साइकोलॉजी में 30 में 30 भी पा सकते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे साथ मेहनत करते रहें तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।